हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम बीपीएससी 132 के फर्स्ट ब्लॉक का थर्ड यूनिट कवर कर रहे हैं। इससे पहले इस यूनिट की 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो देखिए। सेकंड वीडियो में हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने गांधी के राम राज्य की विशेषताएं इस टॉपिक पर डिस्कशन किया था, जिसकी 6th विशेषताएं हमने पहले वाली वीडियो में कवर कर ली थी। इस वीडियो में हम बाकी की जो विशेषताएं रह गई हैं उन विशेषताओं के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। की 7th विशेषता है अधिकार व कर्तव्य। तो गांधी जी का जो गांधीवादी एक विचारधारा है, इसमें उन्होंने अधिकार और कर्तव्यों पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मतलब उन्होंने अधिकार और कर्तव्यों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया और इसी पर ध्यान केंद्रित किया। तो गांधी जी ने कहा कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अधिकार स्वयं ही मिल जाएंगे। मतलब जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, समाज में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, तो समाज उसको उसके अधिकार खुद ही देगा, उसको उसके अधिकार खुद ही मिल जाएंगे। व्यक्तियों का सबसे बड़ा अधिकार उनका कर्तव्य पालन करना ही है। मतलब गांधी जी कहते हैं कि व्यक्तियों का सबसे बड़ा जो अधिकार है वो उनका कर्तव्य पालन करना है, और उन्हें कर्तव्य पालन के बिना अधिकार का कोई महत्व नहीं है। मतलब उन्हें कर्तव्य पालन के बिना अधिकार नहीं मिल सकते, और कर्तव्य पालन के बिना अधिकारों का भी कोई महत्व नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के पास अधिकार है और वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, बस ऐसे ही पड़ा हुआ है अपने घर में और बस कोई भी कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो अधिकारों का तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई महत्व ही नहीं है। अच्छा, गांधी ने आदर्श समाज में अधिकारों के बजाय कर्तव्यों पर अधिक जोर दिया। मतलब गांधी जी कहते हैं कि एक ऐसा आदर्श समाज स्थापित करना चाहते हैं जिसमें कर्तव्यों पर ज्यादा बल दिया जाए, ज्यादा जोर दिया जाए, अधिकारों से ज्यादा, अधिकारों के बजाय। बल्कि उन्होंने कहा अधिकार का सच्चा स्रोत कर्तव्य है। मतलब अधिकारों से ही कर्तव्यों के पालन से ही अधिकार मिल सकते हैं। फिर इसके बाद इसकी नेक्स्ट जो विशेषता है वो है धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष समाज। गांधी ने अपने आदर्श राज्य को धर्मनिरपेक्ष समाज मानते हैं। उन्होंने धर्म को आत्मा की वस्तु कहा। वो कहते हैं कि जो धर्म है वो आत्मा की वस्तु है, जिसका संबंध व्यक्ति के अंतःकरण से होता है। अतः व्यक्ति को धार्मिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मतलब व्यक्ति को धार्मिक तौर पर स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उसको धर्म के आधार पर किसी भी चीज की रोक टोक नहीं होनी चाहिए, और उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको धार्मिक स्वतंत्रता ना हो। तो हर तरह से उसको धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसलिए गांधी ने आदर्श राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का समर्थन किया। गांधी ने कहा धर्म व्यक्ति का निजी मामला है, इसलिए समाज की कोई भी संस्था व्यक्ति के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे। जो राज्य है, जो सरकार है और जो देश है, उसका कोई भी एक धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों का सम्मान करेगा। और जो धर्म है वो व्यक्ति का अपना निजी मामला है, इसलिए समाज को जो समाज है उसको राज्य किसी भी व्यक्ति के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी ने धर्मनिरपेक्षता की वकालत की। फिर इसके बाद आएगा वर्ण व्यवस्था। गांधी ने अपने आदर्श राज्य के सिद्धांतों में वर्ण व्यवस्था की वकालत करते हुए कहा कि वे अपने आदर्श राज्य की कल्पना में प्राचीन वर्ण व्यवस्था को धर्म, जाति, लिंग आदि पर आधारित होने के कारण अन्यायपूर्ण मानते हैं। वर्ण व्यवस्था क्या थी? वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण होते थे। सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। तो गांधी जी ने इस वर्ण व्यवस्था का विरोध किया और उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था में जो धर्म, जाति और लिंग को लेकर भेदभाव होता है, ये न्यायपूर्ण भेदभाव है और मैं इसको मान्यता नहीं देता। उन्होंने उसको विरोध किया, इस वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने दलितों, नीची जातियों के विकास को पूरे समाज या राष्ट्र का विकास था, इसलिए उनकी स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करते रहे। तो जो नीची जाति के लोग थे और जो दलित थे, जो गांवों के दलित लोग थे, तो उन्होंने कहा कि जब दलितों का, नीची जाति के लोगों का विकास होगा तो पूरे समाज का विकास होगा और समाज के साथ साथ राष्ट्र का भी विकास होगा। तो इसलिए वो दलितों, नीची जाति के जो लोग थे, उनकी स्थिति को सुधार करने के लिए हमेशा काम करते रहे और उनके विकास पर जोर देते रहे। उनके अनुसार जो व्यक्ति जिस पेशे में सक्षम हो उसे उसमें ही अपना योगदान देना चाहिए। ये नहीं कि जैसे क्षत्रिय हैं, वो राजा होते थे तो उनको उसी में ही, मतलब वो राजा ही बनेंगे और वो कोई और काम नहीं कर सकते। ऐसे ही शूद्र थे, तो शूद्र जो होते थे उनका बस यही काम होता था कि वो ऊपर के तीनों वर्ण यानी कि वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणों की सेवा करते थे। तो उन्होंने कहा, गांधी जी ने, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर शूद्र व्यक्ति किसी दूसरे काम में जैसे कि वो क्षत्रिय राजा बनने के लिए योग्य है तो उसको राजा बन जाना चाहिए, और तो उसको वही काम करना चाहिए, ना कि शूद्रों वाला काम के सेवा करना किसी का। और उन्होंने सभी व्यक्तियों के लिए कहा कि जो भी व्यक्ति
जिस भी पेशे में, जिस भी काम में उसको अच्छा फील हो रहा है या फिर वो करने में सक्षम है, वो अच्छे से कर पा रहा है, तो उसको उसी में अपना काम करना चाहिए, उसी में योगदान देना चाहिए। एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था वह हो सकती है जिसमें कोई व्यक्ति दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे, किसी को तंग ना करे, तभी उसके उचित श्रम का फल मिलेगा। गांधी ने इसके लिए उचित शिक्षा व्यवस्था को अपनाने का सुझाव दिया। वे कहते हैं जब शिक्षा होगी तो तभी व्यक्ति जो है वो तभी समाज में एक अच्छी आदर्श व्यवस्था हो सकती है। इसकी नेक्स्ट विशेषता है ट्रस्टीशिप व्यवस्था। ट्रस्टीशिप व्यवस्था या न्यासिक का सिद्धांत गांधी की एक महत्वपूर्ण देन है। उसके अनुसार आदर्श राज्य में राज्य की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी तथा धनवान व निर्धन के बीच का भेद मिट जाएगा। ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ ट्रस्टीशिप वाला। ट्रस्टीशिप में ये होता है कि गांधी जी मानते हैं कि जो समाज है, राज्य है, वो राज्य विहीन समाज की वो करते हैं, कल्पना करते हैं, और राज्य विहीन समाज को गांधी जी ऐसा मानते हैं। वे कहते हैं कि धनवान और निर्धन के बीच का जो भेद है वो भी मिट जाना चाहिए। राज्य विहीन समाज में धनवान और निर्धन के बीच का भेद होता है और वो मिटाना चाहते हैं वो, इसलिए राज्य विहीन समाज के वकालत करते हैं। और वे कहते हैं कि ट्रस्टीशिप व्यवस्था तभी लागू हो सकती है जब लोग अपनी जरूरतों को और अपने लालच को कम कर सके, सीमित कर सके, और इसके लिए उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि धनी व्यक्ति संपत्ति को समाज का धरोहर समझते हैं और वे केवल अपने निजी लाभ के लिए काम ना करें बल्कि समाज के कल्याण के लिए काम करें। वे कहते हैं कि जो धनी व्यक्ति हैं वो संपत्ति को अपना धरोहर समझते हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और समाज के लाभ के लिए, सिर्फ अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। ये विचार अत्यधिक आदर्शवादी है। तो ये कहते हैं एक आदर्शवादी विचार है जो सभी व्यक्तियों के अंदर होना चाहिए, सभी व्यक्तियों को इसको अपनाना चाहिए। लेकिन गांधी के अहिंसात्मक समाज की मुख्य विशेषता ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है। फिर इसके बाद है अहिंसात्मक समाज। तो अहिंसात्मक समाज, आपको पता है गांधी जी ने हमेशा अपने पूरे जीवन अहिंसा का ही संदेश दिया और हिंसा का उन्होंने हमेशा विरोध किया, हिंसा पर ही उन्होंने बल दिया। आदर्श राज्य में हिंसा तथा बल प्रयोग की कोई जगह नहीं होगी, वह अहिंसा पर आधारित होगा। ये गांधी जी हमेशा मानते थे और कहते थे, लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करते थे। आदर्श समाज पारस्परिक सहयोग और ग्राम पंचायतों का समुदाय होगा। इसका निर्माण अनेक ग्राम पंचायतों को मिलाकर होगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति समाज की रक्षा तथा कल्याण के लिए तत्पर रहेगा। तो उन्होंने कहा कि आदर्श समाज तभी स्थापित हो सकेगा जब ग्राम पंचायतों का एक समुदाय बनेगा और ग्राम पंचायतों में प्रत्येक व्यक्ति भाग लेगा समाज की रक्षा के लिए और समाज की रक्षा के लिए और कल्याण के लिए भाग लेगा। उसमें राज्य की शक्ति पंचायतों में केंद्रित होगी। तो जो राज्य की शक्ति होगी, आपने जब ग्राम पंचायतों वाला राज्य की जो राजनीति उसके बारे में पढ़ेंगे, फाइनल ईयर में है, तो उसमें बताया जाएगा कि किस तरह से जो राज्य की शक्ति है वो ग्राम पंचायतों में, और भी बहुत सारे संस्थान होते हैं जिसके पास शक्तियां होती है। ग्राम पंचायतें होती हैं, ग्राम पंचायतें गाँवों में होती है और नगर निगम शहरों में होते हैं। तो इस तरह से जो राज्य की शक्ति है वो ग्राम पंचायत और नगर निगमों के पास होती है, बट जाती है। केवल राज्य के पास नहीं रहती बल्कि छोटी छोटी संस्थाओं में बढ़ जाती है। समाज विकास के सारे कार्य पंचायतों के हाथ में होंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता व गुण धर्म के अनुसार काम करेगा। आवश्यकता से ज्यादा संपत्ति समाज की होगी। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार, अपने गुणों के अनुसार काम करेगा और जरूरत से ज्यादा जो संपत्ति होगी वो किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होगी बल्कि समाज की होगी, वो सार्वजनिक होगी। रोटी व श्रम का सिद्धांत लागू होगा, यानी कि हर व्यक्ति को काम दिया जाएगा और हर व्यक्ति के पास खाने के लिए पैसे होंगे, मतलब अपना पेट भरने के लिए उसके पास इतना साधन होंगे कि वो अपना पेट भर सके। कमाने वाले को ही खाने का अधिकार होगा। जो काम करेगा, जो श्रम करेगा उसको ही खाने का अधिकार मिलेगा। राज्य का उद्देश्य सर्वांगीण विकास होगा, यानी कि सबका विकास करना होगा। व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध सत्य व अहिंसा पर आधारित होगा। समाज में कुटीर उद्योगों में काम करने वालों का सम्मान बढ़ेगा। कोई काम छोटा नहीं माना जाएगा। समान मजदूरी का नियम सामाजिक विषमताओं को कम करेगा। तो जो समान मजदूरी का नियम बनाया जाएगा और समाज में जो विषमताएं फैल रही हैं उससे उनकी समाप्ति होगी, वो कम होंगी। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं माना जाएगा। छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाए जाएंगे। सत्य और अहिंसा पर समाज आधारित होगा। इस प्रकार समाज वाला राज्य एक पवित्र राज्य होगा जहाँ शोषण व दबाव का नामो निशान नहीं होगा। तो जब इस तरह का राज्य होगा, इस तरह का समाज होगा और तो वो पवित्र राज्य कहलाएगा जहाँ पर शोषण तो होगा ही नहीं। जब सभी लोग काम करेंगे और जो काम करेगा उसी को ही श्रम दिया जाएगा, तो हर व्यक्ति ये सोचेगा कि अगर हमें खाना खाना है तो हमें काम करना पड़ेगा। और जब सभी लोग काम करेंगे
तो अपराध होगा नहीं, शोषण भी नहीं होगा, दबाव भी नहीं होगा किसी पर। सो इसका नेक्स्ट टॉपिक है गांधी का ग्राम स्वराज्य। तो इस टॉपिक में बताया जाएगा कि आजादी से पहले जो गांव थे पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों का स्वरूप सामान्य था, मतलब जितने भी गांव थे उनका स्वरूप एक जैसा था। लेकिन जब आजादी मिल गई तो गांव धीरे धीरे शहरों में बदलते गए। जो गांव थे, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो शहरों में परिवर्तित हो गए और वहां पर किसी भी प्रकार का जो ध्यान था वो नहीं दिया गया सरकार द्वारा। इसलिए जो गाँवों की भारतीय गाँव की जो हालत थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़ गए। वहां पर कई संसाधनों के, तो यहाँ पर जो संसाधन थे उनकी कमी बहुत ज्यादा हो गई गाँव में, जिसकी वजह से यहाँ का स्वरूप जो था निरंतर बदलता गया गाँव का स्वरूप। इसी वजह से गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य की मांग की। और गांधी जी ग्राम स्वराज्य मतलब गाँवों को स्वराज्य प्राप्त हो, इसका स्वप्न हमेशा से देते रहे। वे भारत में स्वराज्य यानी कि अपना राज्य या शासन की मांग पर बल देते रहे। वे कहते हैं कि राज्य पर अपना ही शासन होना चाहिए, किसी विदेशी का या फिर किसी विदेशी का शासन नहीं होना चाहिए। गांधी जी का कहना था कि भारत की स्वतंत्रता का अर्थ पूरे भारत की स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता की शुरुआत नीचे अर्थ यानी ग्राम से होनी चाहिए। मतलब उन्होंने कहा कि जो स्वतंत्रता है उसकी शुरुआत गांवों से ही होनी चाहिए। गांधी ने इस स्वप्न को साकार करने के लिए भारत में ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं को स्थानीय विकास तथा स्थानीय प्रशासन का मुख्य आधार बनाया। तो उन्होंने ग्राम सभाओं को और ग्राम पंचायतों को और ग्राम सभाओं को आधार बनाया और इसी के आधार पर उन्होंने जो अपना ग्राम स्वराज्य की जो मांग थी, जो महत्व था, उसको बढ़ाया और उसकी मांग को पूरा मतलब आगे तक ले गए, आजादी तक ले गए। गांधी का ग्राम स्वराज्य स्थापित करने का उद्देश्य भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को समानता के तराजू में तोलना था। मतलब हर व्यक्ति को समानता मिलनी चाहिए, इसलिए गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य का जो है ग्राम स्वराज्य के लिए आंदोलन चलाया। तो इसी में नेक्स्ट है इसका ग्राम स्वराज्य का महत्व। ग्राम स्वराज्य स्थापित होने का उद्देश्य प्रत्येक गांव में गणराज्य के सभी गुण व्याप्त होना है, जिसमें स्वावलंबन यानी कि आत्मनिर्भरता, स्वशासन, आवश्यकता अनुसार स्वतंत्रता और विकेंद्रीकरण तथा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका मतलब विधायिका के सभी अधिकार पंचायत के पास हो। ये गांधी जी ने अपने ग्राम स्वराज्य का महत्व बताया। गांधी के अनुसार अगर गांव से विकास की शुरुआत हो तो संपूर्ण भारत खुद ही विकसित हो जाएगा। ग्राम स्वराज्य स्थापित करने के पीछे आत्मनिर्भरता बड़ा पहलू है, यानी स्वयं का उत्पादन, शिक्षा और आर्थिक संपन्नता। ये सब वही है जो अभी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। तो ये इजी लैंग्वेज में भी है, कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है, तो आपको समझ आ जाएगा। भारतीय क्षेत्रों की नींव गांव है। जिस प्रकार किसी मकान को मजबूत खड़ा करने के लिए मजबूत नींव की जरूरत होती है, उसी प्रकार भारत यदि पूर्णतः आत्मनिर्भरता विकसित राष्ट्र का स्वप्न देखता है तो इसकी नींव गांव को मजबूत, सशक्त करना तथा नितांत करने की आवश्यकता है। मतलब गांव मजबूत होंगे तो भारत के लिए राष्ट्र का निर्माण खुद ही हो जाएगा और भारत स्वयं ही मजबूत हो जाएगा। अतः वर्तमान समय में गांधी जी के ग्राम स्वराज्य के स्वप्न द्वारा ही भारतीय मानचित्र को विश्व में कोहिनूर की भांति चमकाया जा सकता है। तो गाइस, ये वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।